एक बार फिर से लखनऊ की तरफ देख रहा हूँ और रस परिवर्तन करना चाहता हूँ। मैंने 3 महान के बारे में सुना है, 3 महानों के बारे में सुना है। एक तो देश है जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ब्रिटेन महान, और एक इतिहास में अकबर महान कहलाता है। लेकिन इस युग में लखनऊ में भी एक महान है और उसका नाम मुकुल महान है। तो मैं चाहता हूँ हास्य व्यंग का हमारा ये युवा हस्ताक्षर आपके बीच में आए। आपका अपना अवसर है पूरी चेतना के साथ हास्य और व्यंग के क्षेत्र में बढ़ते हुए इस व्यक्ति को बुलाते हुए एक टिप्पणी करके आज की राजनीति पर मैं स्थान लेता हूँ, जिन्हें 2 घूंट पीने का सलीका भी नहीं आता, वही कमबख्त पूरे मैकदे पे छाए जाते हैं। जिन्हें 2 घूंट पीने का सलीका भी नहीं आता, वही कमबख्त पूरे मैकदे पे छाए जाते हैं। और जिन्होंने जान देकर मैकदे की आबरू रख ली, वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं, वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं। आइए देखें ऐसे माहौल में हमारा व्यंग्यकार क्या कहता है। भाई मुकुल महान। सबको प्रणाम करता हूँ। अकेला महान कवि हूँ, सही है, और आप सब लोग महीन हैं। मेरा अदब का शहर ये लखनऊ है, लखनऊ को प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले एक बात अवश्य मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सामने अंतर्राष्ट्रीय कवि भाई सर्वेश अस्थाना बैठे हैं, बगल में पंकज प्रसून बैठे हैं, अभय सिंह निर्भीक बैठे हैं। मैंने किसी भी शहर में परंपरा नहीं देखी कि बड़े कवि सामने आकर के सुनते भी आकर के, खाली मंच पर होना ही जरूरी नहीं है। एक बार जोरदार तालियां हमारे शहर के इस शानदार सर्वेश अस्थाना पंकज प्रसून के लिए होनी चाहिए। हम सबका भी वंदन स्वीकार करें। वे सारे के सारे साहित्यकार और साहित्य प्रेमी तो हैं ही, सब साहित्यकार भी यहाँ पर आए हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य और आश्वस्त की बात है। अभी आप कविता सुन रहे थे, मैंने कुंवर जावेद जी को बड़े ध्यान से सुना। इनकी कविता में बहुत अच्छी कविता थी, बहुत बढ़िया प्रतीक थे, लेकिन कन्फ्यूज़न था कि मैं प्यार को क्या नाम दूं। आदरणीय ने अभी सुनाया कि गड़िया जी ने कि अगर ऐसा हो तो ये गीत लिखूं, अगर ऐसे हो तो ये कंडीशनल था। वो कन्फ्यूज़न था, वो कंडीशनल था, लेकिन गीत बिंबों में होते हैं। मेरी जो कविता है वो अनकंडीशनल है, शर्तें लागू नहीं है। बात मोहब्बत की थी, क्या नाम दूं, आदरणीय जावेद जी ने कहा। तब मैं कहना चाहता हूँ 4 पंक्तियाँ। मोहब्बत पे उन्होंने कहा था, प्यार पे कहा था। तो इस दौर से आप सब गुजरे होंगे, मैं भी थोड़ा सा गुजरा हूँ। क्या हालत हुई है, कितना रिस्की होता है किसी को कुछ नाम देना। इसलिए 4 पंक्तियाँ देता हूँ कि मोहब्बत में हम अधमरे हो गए हैं। वाह। मोहब्बत में हम अधमरे हो गए हैं, चिकित्सा की हद से परे हो गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत में हम अधमरे हो गए हैं, चिकित्सा की हद से परे हो गए हैं। बहुत वाजपेयी बने घूमते थे, गिरे मुँह भरा तो खड़े हो गए हैं। वाह 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 वाह, नहीं बहुत अच्छा, वाह वाह। तो हमारी तो यह हालत हो, इसलिए मोहब्बत बड़ी रिस्की चीज़ है। कोई भी बैंक लोन नहीं देती है। इलाहाबाद बैंक आज प्रायोजक है, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी लोन नहीं देते, क्योंकि मालूम है कोई मोहब्बत करने वाला किस्त अदा नहीं कर पाएगा। हमारे सामने पंकज प्रसून है, ये भी मोहब्बत में फंसे हुए हैं आजकल। मैं 4 पंक्तियाँ इनको देता हूँ और निश्चित रूप से 7-8 मिनट ही काव्य पाठ करूँगा कि जब से हुई मोहब्बत ये अधमरा दिखाई देता है। जब से हुई मोहब्बत ये अधमरा दिखाई देता है। मुन्ना के गुमटे पर अक्सर धरा दिखाई देता है। मुन्ना के गुमटे पर अक्सर धरा दिखाई देता है। लाल रंग को हरा रंग कहने पर मैंने टोक दिया, बोले सावन का अंधा हूँ हरा दिखाई देता है। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। तो जिसको मोहब्बत होती है उसको सब मोहब्बत ही दिखाई पड़ती है। लेकिन एक छोटी सी क्षणिका मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी क्षणिका से बात प्रारंभ करता हूँ। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा अपना निजी मानना है, एक पॉलिटिकल क्षणिका है कि सरकारें पूर्ण बहुमत से बननी चाहिए, क्योंकि एक विचारधारा के लोग सरकार में शामिल होते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो है बहुत सारे विभिन्न विचारधाराओं के दल मिलकर के जब एक सत्ता कायम करते हैं
तो मिली जुली सरकार बनती है, और जब मिली जुली सरकार बनती है तो एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनता है, और जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनता है तब मैं ये सोचता हूँ कि अधिकतम साझा कार्यक्रम क्यों नहीं बनता है। अच्छा है, क्योंकि अधिक बातों पर एकमत हुआ नहीं जा सकता। तब मैंने इसकी परिभाषा बताई कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या है। अब देखिए, सहयोगी दल है और सत्तारूढ़ दल है। एक सहयोगी दल के नेताजी ने जिज्ञासा जताई, एक सहयोगी दल के नेताजी ने जिज्ञासा जताई, ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम किसे कहते हैं भाई? ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम किसे कहते हैं भाई? इसका राजनीति से क्या नाता है? आखिर न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्यों बनाया जाता है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आखिर न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्यों बनाया जाता है? यह सुनकर सत्तारूढ़ दल के नेताजी मुस्कुराए। यह सुनकर सत्तारूढ़ दल का नेता मुस्कुराया, बोला तेरे हाईकमान ने तुझे इतना भी नहीं बताया कि जब कई दलों के लोग एक साथ ईमानदारी का मुखौटा लगाकर भ्रष्टाचार की वैतरणी में बहते हैं तो ऐसे में ईमानदारी को न्यूनतम और भ्रष्टाचार को साझा कार्यक्रम कहते हैं। वाह! और हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश की सरकार पूर्ण बहुमत में है। अच्छा है। एक फाइनल कविता 3.5 मिनट की, जिसके लिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ। एक मेरे मिशन की कविता है, सरकारी अस्पताल पर आधारित एक कविता है, हास्य की कविता है, बाद में व्यंग भी आने लगेगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप लोग जान जाएं, लेकिन ये सरकारी अस्पताल नागालैंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। वाह वाह वाह! दृश्य देखिएगा, कविता के साथ चलना है। हम एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गए, हम एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गए, जनरल वार्ड के बेड नंबर 4 में फिट हो गए। वाह! जनरल वार्ड के बेड नंबर 4 में फिट हो गए। हमने बेड नंबर 3 वाले से जिज्ञासा जताई, हमने बेड नंबर 3 वाले से जिज्ञासा जताई, तुम यहाँ कब से एडमिट हो भाई? ये सुनकर बेड नंबर 3 वाला मुस्कुराया, बोला मैं पैदा होने के बाद डिस्चार्ज ही कहाँ हो पाया। क्या बात है, क्या बात है! वाह 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 वाह! ये सुनकर बेड नंबर 3 वाला मुस्कुराया, बोला मैं पैदा होने के बाद डिस्चार्ज ही कहाँ हो पाया। हमने कहा कमाल है। वो बोला क्यों, तुम्हें नहीं पता ये सरकारी अस्पताल है? क्या बात है, क्या बात है! वाह! वो बोला क्यों, तुम्हें नहीं पता ये सरकारी अस्पताल है? इतना सुनकर मैं तो सिर्फ डर गया, लेकिन हमारी वार्तालाप सुनकर बेड नंबर 2 वाला दहशत में मर गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बताइए, ऐसे भी मरा जा सकता है? यह सुनकर बेड नंबर 2 वाला दहशत में मर गया। अब तो हम और भी ज़्यादा भयग्रस्त हो गए, कंबल ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त हो गए। वाह वाह वाह! कंबल ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त हो गए। अब दृश्य देखिएगा कि इतने में अस्पताल का वार्ड बॉय आया, मुझे एक स्ट्रेचर पर लिटाया। मैंने कहा मित्र, हमें कहाँ ले जाना है? बोला चुप रहो, तुम्हारा पोस्टमार्टम करवाना है। क्या बात है! कुछ भी हो सकता है। बोला चुप रहो, तुम्हारा पोस्टमार्टम करवाना है। मैंने उछल कर जिंदा होने का सबूत पेश किया। अगर आजकल आप जिंदा हैं तो आपको बताना पड़ता है कि मैं भी हूँ। मैंने उछल कर जिंदा होने का सबूत पेश किया। इस पर वार्ड बॉय ने मेरी तरफ फेस किया, बोला आदमी हो कि दरिंदा हो? बोला आदमी हो कि दरिंदा हो? सरकारी अस्पताल में अभी तक जिंदा हो? अरे वाह, अच्छा है, वाह वाह! बोला आदमियों के दरिंदा हो, सरकारी अस्पताल में अभी तक जिंदा हो। हमारी आत्मा सरकारी तंत्र में भटक रही थी। इतने में हमने देखा बेड नंबर 5 के कंबल से एक छोटी सी पूंछ लटक रही थी। क्या बात है! बिल्कुल सत्य कथा है। इतने में हमने देखा बेड नंबर 5 के कंबल से एक छोटी सी पूंछ लटक रही थी। हम जिज्ञासा का एवरेस्ट चढ़ गए, अपने बेड से उतरकर बेड नंबर 5 की ओर बढ़ गए। दृश्य देखिएगा, अपने बेड से उतरकर बेड नंबर 5 की ओर बढ़ गए। हमने बेड नंबर 5 का कंबल धीमे से हटाया। अंदर लेटा हुआ आदरणीय कुत्ता हमें देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। वाह वाह! अर्थपूर्ण मतलब वेरी मीनिंगफुल स्माइल। अंदर लेटा हुआ कुत्ता हमें देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उसकी व्यंग भरी मुस्कुराहट ने हमें जता दिया कि यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। वाह! यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। अब तो हमारी आत्मा हिचकोले खाने लगी।
अब तो हमारी आत्मा हिचकोले खाने लगे और दृश्य देखिएगा कि ये दिमाग में रखिएगा कि मैं बेड नंबर 5 के कंबल के अंदर झांक रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता है कि वार्ड में मेरे पीछे क्या हो रहा है। वाह वाह। अब तो हमारी आत्मा हिचकोले खाने लगी, तभी पीछे से एक नर्स मेरे इंजेक्शन लगाने लगी। वाह। तभी पीछे से एक नर्स मेरे इंजेक्शन लगाने लगी। मैंने नर्स से कहा क्या कर रही हैं सिस्टर? मैंने नर्स से कहा क्या कर रही हैं सिस्टर? नर्स बोली कुत्ते बोलते नहीं है मिस्टर। नर्स बोली कुत्ते बोलते नहीं है मिस्टर। मैं वहाँ से भागा। नर्स बोली बच गया भागा। बाय द वे सुई इसे ही लग जाती तो इतनी रात में अपने टॉमी के लिए मैं दूसरा इंजेक्शन कहाँ से लाती? बहुत अच्छा। वाह। तो इतनी रात में अपने टॉमी के लिए दूसरा इंजेक्शन कहाँ से लाती? मैं वापस अपने बेड पर धंस गया। कविता अंतिम ओर जा रही है। मैं वापस अपने बेड पर धंस गया। मन बोला मुकुल महान तो यहाँ से भाग ले वरना फंस गया। वाह। तो यहाँ से भाग ले वरना फंस गया। मैंने तामझाम उठाया सड़क पर आ गया। मुझे लगा जैसे कोई नई जिंदगी पा गया। वाह वाह वाह। देखिए बिना इलाज कराए भागे हैं तो लग रहा है नई जिंदगी पा गए, और इलाज हो जाता तो भी नई जिंदगी पा जाते। मैंने तामझाम उठाया सड़क पर आ गया। मुझे लगा कि जैसे कोई नई जिंदगी पा गया। मैं सड़क पर खड़ा अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा था, लेकिन एक समझदार रिक्शा वाला मुझे नर्सिंग होम चलने के लिए पहुंच रहा था। वाह वाह। लेकिन एक रिक्शा वाला मुझे नर्सिंग होम चलने के लिए पहुंच रहा था। मैंने रिक्शे वाले से कहा मित्र सही फरमाते हो, लेकिन किसे कहाँ जाना है ये बिना बताए कैसे जान जाते हो? क्या बात है। लेकिन किसे कहाँ जाना है ये बिना बताए कैसे जान जाते हो? और रिक्शे वाले ने जो कहा है वो व्यंग आपको समर्पित करता हूँ, अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन बिना बताए कैसे जान जाते हो? वाह वाह वाह। रिक्शे वाला बोला बाबूजी आपके चेहरे की दहशत बता रही है वाह। कि सवारी जिंदा बचकर सरकारी अस्पताल से ही आ रही है। क्या बात। वाह 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 वाह। रिक्शे वाला बोला बाबूजी आपके चेहरे की दहशत बता रही है कि सवारी जिंदा बचकर सरकारी अस्पताल से ही आ रही है, और सरकारी अस्पताल से जिंदा बचे लोग नर्सिंग होम ही जाते हैं। यहाँ तक कि अपने देश के प्रधानमंत्री भी नर्सिंग होम में ही इलाज कराते हैं। बहुत अच्छा। मैंने कहा मित्र तुम्हारा कहना सही है। कविता के अंतिम 4-6 पंक्तियाँ। मैंने कहा मित्र तुम्हारा कहना सही है, पर देश का हर आदमी प्रधानमंत्री की हैसियत का नहीं है, क्योंकि इस देश का गरीब आज भी किस्मत के डायलिसिस पर उम्मीद के सहारे चलता है। क्या बात है। वाह वाह। इस देश का गरीब आज भी किस्मत की डायलिसिस पर उम्मीद के सहारे चलता है, और उसे बचाने के लिए प्रधानमंत्री की योजना से कभी कोई डॉक्टर नहीं उतरता है। वाह। और उसे बचाने के लिए प्रधानमंत्री की योजना से कभी कोई डॉक्टर नहीं उतरता है। और इस देश के गरीब अपनी गरीबी का इसी तरह प्रायश्चित करते रहते हैं, और किसी सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में 1 रुपए के पर्चे पर चुपचाप मरते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।